नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के सीरीज में हमारा पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बिल्किस बानो केस। अभी हाल ही में इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला है क्या। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और इनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3.5 वर्ष की बेटी भी शामिल होती है। इनकी भी हत्या हो जाती है। इसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रोश की भावना जागृत होती है। गुजरात में असाधारण परिस्थितियां निर्मित हो जाने के कारण इस केस को गुजरात से महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सीबीआई अदालत 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और इसके बाद होता क्या है, आइए हम समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति, उसी प्रकार सीआरपीसी के सेक्शन 432 के अंतर्गत राज्य सरकार को भी सजा में क्षमा देने की शक्ति का प्रावधान रखा गया है। इसी आधार पर दोषी जो एक व्यक्ति है राधेश्याम, वो रिट याचिका दायर करता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस रिट याचिका की जो सुनवाई है वो गुजरात सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और इस आधार पर कि कोई दोषी व्यक्ति यदि 14 वर्ष की अवधि काट चुका है तो 432 सेक्शन के अंतर्गत उनके सजा में क्षमा या छूट देने का प्रावधान रखा गया है। इसी दृष्टिकोण से गुजरात सरकार जो है वो 15 अगस्त 2022 को इन 11 दोषियों को रिहा कर देता है। इसके बाद अभी हाल ही में यह मामला का फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। और इस मामला में यह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यदि किसी विषय पर कानून नहीं बना है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय कर सकता है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट यह कहते हैं कि गुजरात सरकार का जो फैसला है वो अवैध है, क्योंकि जिस राज्य में यदि यह घटना घटित हुई है तो उस राज्य सरकार जो है वो सजा माफी करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात यदि इस सजा को माफी करने का भी प्रावधान है तो यह केस जो है वो महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया था। तो महाराष्ट्र के द्वारा यदि यह निर्णय लिया गया होता तो यह वैध हो सकता था, लेकिन यह उस राज्य ने इसको निर्णय दिया जिस राज्य में यह घटना घटित हुई है, इसीलिए गुजरात सरकार के फैसले को अवैध कर दिया है। और साथ ही साथ में 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जो है आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह फिर से साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे लिए न्याय प्रणाली ही सर्वोपरि है। क्लियर है? तो कानून का शासन ही सर्वोपरि है, इस बातों को ध्यान रखना है। आप अनुच्छेद 142 याद रखें, इसके साथ साथ अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161 और साथ ही साथ सीआरपीसी 432 को भी याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो ये पूरी तरीके से ये मामला था। आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है, गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, 11 दोषियों को उम्र कैद सजा सुनाई गई थी। ये सब पूरा पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमको याद रखना है, बिल्किस बानो केस को याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना जो है वो पुनः निर्वाचित हुई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, लेकिन अब फिर से 5वें कार्यकाल के लिए जो है वो शेख हसीना पुनः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त हुई है। क्लियर है? तो याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन है, तो शेख हसीना ही आंसर लगाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस।
प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये प्रारंभ कब होता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है, इसको हम पहले समझते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी उद्देश्य से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा। तो 9 जनवरी आंसर लगाना है। क्लियर है। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो प्रारंभ होता है, मनाने की शुरुआत जो होती है, घोषणा 2002 में किया जाता है और प्रारंभ जो है वो 2003 से प्रारंभ हो जाता है। 2003 से लेकर के 2015 तक प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 2015 में संशोधन किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के अंतराल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 में 17वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इसकी जो अवधि निर्धारित की गई है वो 2021 से लेकर के 2026 तक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने के लिए है। इसमें 5 जो है वो उप योजना को भी शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 उप योजना कौन कौन से हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवी विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच। तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो 5 योजना है इसको शामिल किया गया है। ये जो मंत्रालय जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसकी जो गठन है वो जुलाई 2006 में हुआ था। तो आपको कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि पृथ्वी विज्ञान योजना जो है कि इसकी अवधि का निर्धारण, तो 2021 से 26 याद रखिएगा। ये मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने के लिए साथ साथ में नए मॉडलिंग प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्लियर है। तो इतना चीजें को हमको याद रखना है। इसके बाद आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप में जो अभी ऑफर था फ्लैट 90%, इसकी जो अवधि निर्धारित की गई थी वो 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। तो अभी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, कुछ ही घंटे शेष हैं, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए पटेल ट्यूटोरियल ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य यह रहेगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर परख सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतरता प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचना था जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका खेल रत्न पुरस्कार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसमें खास बात यह कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किनको किनको मिला है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तो किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया गया है। शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और 2 लोगों का आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक नाम याद रखिएगा, चिराग नाम याद रखना है, और दूसरा नाम याद रखना है रंकी रेड्डी, जिसको हम साई याद रख सकते हैं, साई कोड याद रख सकते हैं। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, ये बात याद आता है। तो ध्यानचंद से आप ध्यान नाम याद रखना है, और ध्यान करके जो ध्यान किसका करेंगे, साईं जी का करेंगे ध्यान, और साथ ही साथ में जो है वो शंकर भगवान का करेंगे। तो शंकर भगवान के नाम में हम लोग एक नाम बोल देते हैं चंद्रशेखर। क्या बोल दे रहे हैं, चंद्रशेखर। तो साईं और
चंद्रशेखर जो हैं इनको ध्यान करना है। आया बात समझ में? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार साईं और चंद्रशेखर आप याद रखेंगे। ठीक, दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है? इसके साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका जन्म जो है वो 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए इस डेट को भी याद रखें और इसी दिन हम खेल दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में और हम चलते हैं तो हम खेल रत्न पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार को देखते हैं। अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना, इसके कारण अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो ये 26 लोगों के नाम है जिसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है आपका मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये आपको बहुत ही ज्यादा याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये 26 लोगों के नाम जो हैं वो पूरा डिटेल आपके सामने बता दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद एक और पुरस्कार है, वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य मतलब आप समझ में आ गया कि गुरुओं को दिया जाएगा, मतलब प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। मतलब किसी खिलाड़ी को सक्षम बनाने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप जो सक्षम बना पा रहे हैं उनको, तो ऐसे प्रशिक्षकों को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, तो ये 5 नाम कौन कौन से हैं तो इसको भी आप समझिएगा। इन सभी में आपको धार्मिक नाम आपको नजर आएंगे। तो धार्मिक नाम में 4 नाम तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, जैसे एक गणेश भगवान हो गए, ठीक, तो गणेश जी याद रखें। साथ ही साथ में आप महावीर जी को याद रखें। साथ में आप शिव जी को याद रखेंगे तो शिवेंद्र याद रख सकते हैं। और एक नाम याद रखना है रमेश। आया बात समझ में? इन चारों के अलावा एक नाम आप याद रखें ललित। तो ये 5 जो नाम हैं वो आपको याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है। 2 नाम आपको ध्यानचंद, कौन कौन? तो ध्यान करना है, एक साईं का और दूसरा चंद्रशेखर का, तो वो ध्यानचंद में चले गए। उसके बाद में आप ध्यान रखना है कि मोहम्मद शमी अर्जुन पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 नाम है, तो इन 5 नाम को हम 4 नाम धार्मिक आधार पर तय कर लेते हैं। एक गणेश जी याद रखें, जब गणेश जी याद है तो शंकर भगवान को भी लेकर के आना है, तो शिवेंद्र याद रखना है। फिर हनुमान जी को याद रखना है तो महावीर याद रखना है, और जब हनुमान जी हैं तो राम जी को भी लेकर के आना है, तो रमेश याद रख लेना है। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे पा रहा हूं कि आप एग्जाम में सही आंसर लगा पाए। क्लियर है? और इसके साथ साथ में एक नाम और याद रखना है, वो है ललित। तो ये 5 नाम याद रखें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। इसके बाद जो है वो है हमारा टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट वीर गाथा का 3रा संस्करण, इसे भी याद रखना है। इसका आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर होगा। मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, भागीदारी लगभग 1.36 करोड़, यहां पर लिख पा रहे हैं ओवर 1 करोड़ 36 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखिएगा 1.36 करोड़ करीब लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर 100 लोगों को जो है वो पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत राशि के रूप में प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ में उद्देश्य यह है कि देशभक्ति की भावना को बल मिल सके। आया बात समझ में? इसलिए इसका नाम वीर गाथा है कि बच्चे अपने वीरता को प्रदर्शित कर सके, साथ ही साथ में जो है देशभक्ति की भावना को बल मिल सके। इसी दृष्टिकोण से ये वीर गाथा का जो है 3रा संस्करण जो है प्रारंभ होने जा रहा है। क्लियर है? तो इतने सभी चीजों को आप अच्छे से याद करें, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपके लिए पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप इसे समय समय पर रिवीजन कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आज का सीरीज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।